नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन हाई स्पीसीज में आपका स्वागत है। आज हम सामने आपके हिस्ट्री लिखा हुआ देख रहे हैं और हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी को अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें कुछ शासक लिए गए हैं और कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करे जाएंगे और इसमें जितने भी आपके गुप्ता पीरियड से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डाटा और कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप फिर किसी और चीज़ को दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। इसमें माइंड मैप यानी कि चित्रात्मक प्रस्तुति भी की गई साथ में, और इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो सबको कवर किया गया है। ठीक है, इसी पे एक इसमें कोट चला है, ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुंभ मेला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, या नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यानी कि ये वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें एक तरह से बिल्कुल हम कहानी की तरह विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम गुप्ता डायनेस्टी को देख रहे थे। ठीक है, तो गुप्त वंश, तो पहले इसके बारे में आपको गुप्त वंश को जानकारी के लिए इसके लिए आपको परिचय होना जरूरी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। गुप्ता वंश, ठीक है, तो गुप्त वंश का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो गुप्त वंश के इतिहास को अगर जानना है तो आपको क्या करना है, उसके साहित्यिक, पुरातात्विक और जो विदेशी यात्रियों के जो उनके अपने विवरण या पुस्तक वगैरह है उन्होंने लिखी थी उसके उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आता है, साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आता है। तो पहले आपका वायु पुराण आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वायु पुराण आ जाएगा। एक सेकेंड, वायु पुराण आ जाएगा। ठीक है, और इसमें वायु पुराण में क्या दिया है, गुप्त वंश की वंशावलियाँ दी गई हैं। ठीक है, वायु पुराण में आपको क्या दिया गया है, गुप्त वंश की वंशावलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद मत्स्य पुराण आता है। ठीक है, और इस मत्स्य पुराण में आपको गुप्त राजाओं का विवरण भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, गुप्त राजाओं के विवरण इसमें देखने को मिल जाएंगे। किसमें, मत्स्य पुराण में। ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली दिया गया है। और उसके बाद कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाओं में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जिससे क्या मिल जाएंगी, गुप्त युग की संस्कृति और समाज को अगर आपको देखना है तो आप कालिदास की रचनाओं को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है किसकी, मुद्रा राक्षस की। तो मुद्रा राक्षस में क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें गुप्त वंश के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कितने हो गए, एक, ये आपका 2 और ये आपका 3 और ये आपका चौथा। ठीक है, वायु पुराण में आपको इनकी वंशावलियाँ देखने को मिलेंगी और मत्स्य पुराण में इनके गुप्त राजाओं के विवरण मिलेंगे। कालिदास की रचनाओं में आपको क्या मिलेगा, गुप्त युग की सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों को समझने की समझ में विकसित है देखने को मिलेगी। और मुद्रा राक्षस में और इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहीं पे याद करना है। ठीक है, यहीं पे याद करना है, कहीं नहीं जाना है। आप ये देख लेंगे, विश्वास मानिए आप किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ साहित्यिक स्रोत हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्या कर लिए हैं, साहित्यिक स्रोत कवर कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, पुरातात्विक संकलन या स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक संकलन या स्रोत। तो अगर पुरातत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, पुरातत्व की बात होगी तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अभिलेख आता है, यानी कि इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभिलेख, तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये हरिसेन द्वारा रचित है और समुद्रगुप्त के इसमें विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये हरिसेन द्वारा इसको रचा गया था। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है उनका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ। ठीक है, मेहरौली कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य से संबंधित ये माना जाता है और एक गुप्त काल का है। आज भी इसमें अगर जो दिल्ली के में रहते हैं उनको इस बारे शायद पता हो कि जो ये स्तंभ है इसमें आज भी जो मूर्छा कहते हैं, जो लोहे में मूर्छा लगता है, वो आज तक नहीं लगा और ये कितने सालों पुराना है। ठीक है, तो उस समय की टेक्नोलॉजी और जो उस चीज़ की
उन्नति थी वो आज भी देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में दूसरी की बात करें तो दूसरे में क्या आ जाना चाहिए, कोइंस। कोइंस माने तो बोले तो मुद्राएं। ठीक है, क्या आ जाएंगी, मुद्राएं आ जाएंगी। तो मुद्राओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्ता पीरियड में सोने की सब बड़ी मात्रा में गुप्त मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, यानी कि जो सोने की मुद्राएं हैं, सोने की जो सबसे बड़ी मात्रा में मुद्राएं यहीं से मिली है। कहाँ से, गुप्ता पीरियड से मिली हैं। उसके बाद क्या है, स्थापत्य कला व मूर्ति कला। ठीक है, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इसमें बौद्ध, जैन व हिंदू मंदिरों की मूर्तियाँ जैसे, ठीक है, सारनाथ, मथुरा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त कला का उत्कर्ष को दर्शाता है। ठीक है, अगर स्थापत्य कला की बात करें तो जो बौद्ध, जैन, हिंदू, ठीक है, सारनाथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन में आपका मथुरा मतलब जैन मंदिर मथुरा में है। उसके बाद देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो है। ठीक है, तो इसमें गुप्त काल के उत्कर्षता को दर्शाता है। ये कुछ उदाहरण हैं जो आज भी इस प्रजन में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में कवर कर लिए, इधर आपने पुरातात्विक संकलन या स्रोत को कवर कर लिया। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या था, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर पे आते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण को देखेंगे। क्या देखेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण को देखेंगे। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण को देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, यहाँ पे 2 और ये आपका हो गया 3। ठीक है, तो सबसे पहले फाहियान का नाम आता है विदेशी यात्रियों में। किसका नाम आता है, फाहियान का नाम आता है। ठीक है, तो ये कौन था, ये एक चीनी बौद्ध था। क्या था ये एक चीनी बौद्ध था। ठीक है, ये एक चीनी बौद्ध था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के दरकाल में आया था। कब आया था, 399 से 414 ईस्वी में आया था भारत। ठीक है, और उसके बाद एक और यात्री हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी इसमें नहीं है, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। एनीवे, एक थे हेंगसांग। तो आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि विदेशी यात्रियों के उन्होंने फाहियान और हेंगसांग का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके हो गए इंट्रोडक्शन। अब बाकी की चीज़ें आगे देखते हैं। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या सर्च करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं और भी चीज़ें आगे देखते हैं इसमें क्या क्या था। देखिए जुड़ी हुई होता है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में जानना है, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं सबसे पहले कौन है, श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त कौन है, ये हैं श्रीगुप्त। ठीक है, ये है महाराजा श्रीगुप्त। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी यही है, कौन, श्रीगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और शासनकाल इनका लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक था और इनको उपाधियां दी गई। महाराजा की उपाधि इनको प्राप्त थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी मगध वाला जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र यानी कि पटना के आसपास का क्षेत्र है, वो वहाँ पर इनकी राजधानी रही। और श्रीगुप्त ने एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी जो बाद में गुप्त साम्राज्य का आधार बन के उभरा। ठीक है, तो ये थोड़ी और एडिशनल जानकारी थी श्रीगुप्त के बारे में, जो गुप्त वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। इसके बाद इनके बाद कौन आता है, घटोत्कच आता है। कौन आता है, घटोत्कच। ठीक है, ये रहे आपके घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था, श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच था। शासनकाल की बात करें तो 280 से लेके मतलब देख ली यहाँ पे 280 में का समाप्त होता है और उसके बाद घटोत्कच का शुरू होता है और 319 तक चलता है। इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी और राजधानी इनकी लगभग वही वाली क्षेत्र मगध का क्षेत्र और पाटलिपुत्र जो वाला क्षेत्र है वही रहा है, जो कि इनके पिताजी का भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। कौन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं और 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है और इसे गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछें तो आप श्रीगुप्त लगाएंगे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक आप श्रीगुप्त लगाएंगे, लेकिन आपको
अगर संस्थापक पूछता है तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में किसी और में लाऊंगा, इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। एनीवे जिसकी चंद्रमुखी जी। उसके बाद देखते हैं पिता कौन थे, तो आप जानते हैं घटोत्कच थे। ठीक है, पिता कौन थे, घटोत्कच थे। राजधानी इनकी वही मगध वाला क्षेत्र पाटलिपुत्र वाली थी। उपाधि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। पहला गुप्त शासक जिसने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, सबने अभी तक आपने देखा कि महाराजा की उपाधि सबने धारण कर रखी थी। ठीक है, और ये ऐसे शासक पहले थे जिन्होंने यह उपाधि धारण की थी, जो कि महाराजा धीराज की उपाधि थी। किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और उसके बाद लिच्छवी वंश की से इनका विवाह होता है, उनकी राजकुमारी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, कुमार देवी। कौन थी, कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, विवाह कर लिया था और यह विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्योंकि इनको एक्चुअली में उस समय क्या था कि राज विस्तार मतलब विस्तारवादी नीति को अपनाना था और इसलिए उनको एक शक्तिशाली जो ठीक ठाक थे राजा थे उस समय, वहाँ पर इनको करना था। और वहाँ पे इनको लिच्छवी के जो राजा थे वो उस समय शक्तिशाली हुआ करते थे और इन्होंने उनकी पुत्री से कुमार देवी से ही विवाह इसलिए किया और राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सशक्त उस एरिया में इनका प्रभुत्व बन गया। ठीक है, उसके बाद गुप्त सावंत की शुरुआत इन्होंने की थी। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त सावंत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका जो गुप्त सावंत जो कैलेंडर, जो हिंदी कैलेंडर है वो इसी के नाम पे जाना जाता है, गुप्त सावंत। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया सावंत प्रारंभ किया था जिसे गुप्त सावंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक और नया सावंत जिसे गुप्त सावंत के नाम से जाना जा सकता है। यही वाला गुप्त सावंत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी भी लगी जरा से भी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। एनीवे चलते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को देख लेते हैं। तो इनका शासनकाल लगभग 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि हम भी ऊपर करके आ रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। और उनकी माता का देखा जाए तो उनकी माता कौन हुई, कुमार देवी हुई। ठीक है, ये वाली कुमार देवी हुई। कौन सी, ये वाली कुमार देवी इनकी माता हुई। ठीक है, ये आपके कौन है, ये है आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, और इनका माता का नाम कुमार देवी यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुमार देवी। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है। ठीक है, और इन्होंने भी कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे महाराजाधिराज की, अश्वमेधयाज की, प्रयागेश्वर की, लिच्छवी देहित्री की। ठीक है, तो लिच्छवी देहित्री इनका नाम इसलिए आया क्योंकि इनकी जो माता थी वो इनकी लिच्छवी से संबंधित थी, इसलिए इनका नाम लिच्छवी देहित्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियां इन्होंने धारण की थी। उसके बाद इनकी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते भी हैं और आपने कई जगह देखा भी होगा। तो उसके बाद समुद्र के बारे में और भी जानकारी अच्छे से जान लेते हैं। इनकी मुख्य जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, इनकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य उपलब्धियां देख लेते हैं, जैसे कि सैन्य विजय यानी कि मिलिट्री जो कॉन्सिक्यूटिव्स हैं उनको देखेंगे। तो समुद्रगुप्त को उसकी विजय की नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आपके पक्के हो गए। किस नंबर पक्के हो गए, 1 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आपने कई जगह देखा भी होगा। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। इन विजयों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, अगर पूछता है आपसे कि इसे किसने लिखा था तो हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, और वो कौन था, वो दरबारी कवि था किसका,
समुद्रगुप्त का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। युद्ध विजय को देख लेते हैं। जैसे आर्यवत विजय जो कि उत्तर भारत का क्षेत्र है, इन्होंने 9 राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा। ठीक है, प्रयाग वो कौन था? वो जो हरिसेन था वो कौन था? वो दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का। आपको यही याद होना जाना चाहिए, बाद में नहीं देखना है। ठीक है, यहीं याद करके जाएंगे। तो कहाँ पे थे? 9 राजाओं को उसने पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन कौन से? नागसेन, रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, गणपति, बालवर्मन आदि, इन सबको उसने पराजित कर दिया और अपने में मिला लिया। ये उत्तर भारत की बात है। आर्यवत विजय की बात हो रही है। किसमें लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण विजय की अगर बात करें, किसकी बात करें? दक्षिण विजय भारत की बात करें, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें उसने 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। पर उन्हें शासन करने दिया, हरा के, लेकिन उनको सब शासन करने दिया। सिर्फ उनको ट्रिब्यूट दिया, सिर्फ उनको कर पे उनको बोला कि आप शासन कर सकते हैं, आप मुझे कर दीजिए, शासन कीजिए। दक्षिण भारत में उसने हराकर उनको कर पे दे दिया, देने के लिए बाध्य कर दिया, बाध्य कर दिया, हरा दिया, जो भी है। मतलब कुल मिला के अगर आपको रहना है, शासन करना है तो टैक्स देना है। कुल मिला के बात ये थी। ठीक है, और इनमें प्रमुख कौन कौन थे? महेंद्र थे कौशल के, व्याघ्रराज महाकांतार के, वकाटक, पल्लव राजा, विष्णु गोपाल कांची के शासक थे ये। ठीक है, तो ये कुछ राजा थे जिनको इन्हें प्रमुख रूप से उसने बाध्य किया था कि आपको अगर शासन करना है तो कर देना पड़ेगा। उसके बाद सीमांत राज्यों और जनजातियों को भी उसने वश में किया था। ठीक है, जो उसके सीमांत राज्य हैं और जो जनजाति है उनको भी अपने उसने कंट्रोल में रखा था। जैसे कामरूप को कहाँ पे हैं? असम में। नेपाल के देवराज उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र वाला क्षेत्र आदि, उनकी जो अधीनता को उसने स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त की और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे उसकी धार्मिक नीति, धार्मिक और सांस्कृतिक जो नीति थी उसको भी अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। स्वयं वैष्णव धर्म का वो अनुयायी था। वो क्या था? स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था वो, परंतु अन्य धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। ठीक है, वो खुद क्या था? वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके अन्य धर्मों के प्रति भी उसको मतलब आदर भाव सम्मान उसके अंदर था। अश्वमेध यज्ञ उसने किया। कितनी बार किया? ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो अश्वमेध यज्ञ उसने 2 बार किया था अपने जीवन काल में। कितनी बार किया था? 2 बार किया था दोस्तों। ठीक है, और जो उसकी सार्वभौमिकता का प्रतीक था, उसने स्वर्ण मुद्राओं पर अश्वमेध यज्ञ का चित्र भी खुदवाया था। क्या किया उसने? स्वर्ण मुद्राओं पर अश्वमेध यज्ञ का चित्र उसने खुदवाया था। उस समय सोने की मुद्रा काफ़ी प्रचलित थी, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। दरबार में कला और संगीत को बढ़ावा दिया। दरबार में वो कला और संगीत को बढ़ावा दिया, यानी कि कल्चरल व्यक्ति था वो। समुद्रगुप्त स्वयं वीणा वादक था, वो खुद वीणा बजाता था। उसकी मुद्राओं पर यह दृश्य खुदा भी है। ठीक है, जो उस काल की मुद्राएं हैं उस पर उसकी ये चीज़ देखने को भी मिल जाती है। तो उसकी धार्मिक नीति कुछ इस प्रकार थी। उसके बाद समुद्रगुप्त के टाइम की जो मुद्राएं हैं उनको एक नज़र थोड़ा देख लेते हैं। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, वीणा वादन मुद्रा, उसकी कलात्मक प्रवृत्ति का प्रमाण है। ये टाइगर स्लेयर, लॉयन स्लेयर जैसी मुद्राएं भी उस समय देखने को मिलती थी। ये एक तरह की छाप वाली मुद्राएं हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपके लिए वो जो चित्र है वो लाना इसमें ध्यान से उतर गया। ठीक है, तो ये मुद्राएं हैं, आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय भारत एक सशक्त, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उच्चतम स्तर पे था। उसने गुप्त वंश को एक साम्राज्य के स्वर्ण युग में प्रवेश कराया था। ठीक है, क्या क्या था? गुप्त वंश को, साम्राज्य को स्वर्ण युग में उसने प्रवेश कराया था। आप देखें कि उसने खुद दूसरे धर्म का अनुयायी था, खुद वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन वो अन्य धर्म के भी सहिष्णु था। मतलब उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और जो कलात्मक चीज़ें थी वो काफ़ी निपुण और अच्छी हुआ करती थी। इससे जो वो उस समय का जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत स्तर पे थी। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो हमने देखा ही
प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में विजयों का विस्तृत वर्णन है, वो ऑलरेडी हमने अच्छे से इसको ऊपर देख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा एकदम ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है, समुद्र को देखने के बारे में तो ये कुछ बिंदु हैं और यहाँ पे एक सेकेंड ये विवरण दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो उपाधि की बात करें तो उपाधि उसने महाराजाधिराज अश्वमेध राज की उपाधि उसने बात कर ली थी। राजधानी उसकी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र की थी। किसकी? समुद्रगुप्त की। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखा गया था। कौन था वो? हरिसेन कौन था? तो ये दरबारी कवि था वो। ठीक है, उसका कवि था। प्रमुख कार्य उसके क्या हैं? उत्तर व दक्षिण भारत की विजय उसने किया। अश्वमेध यज्ञ किए कितने? 2। धर्म उसने उत्तर भारत में उसने 9 राजाओं को हराया था। कितने? 9 राजाओं को। दक्षिण भारत में उसने कितने राजाओं को हराया था? 12। लेकिन कर पे उसको छोड़ दिया कि आप शासन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या देना होगा? कर देना होगा। धर्म की बात करें तो खुद वैष्णव धर्म का था, मानता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। और इसको उपनाम क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी और आपको किसी भी और भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मुझे विश्वास ही है और कहने कि आपको भी ये चीज़ पता लग गई होगी। अगर आपको थोड़ा सा ही पता लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि हाँ ऐसा है या नहीं है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को पसंद आई हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आई हुई तो ही कीजिएगा। ठीक, और कमेंट में राय देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।